नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयरों के बारे में जिसमें आज हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इन दोनों को लेकर के आज सुबह एक खबर आई कि इन दोनों को एनएससी अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकती है। और इसके पीछे एक रीज़न जो दिया गया वो उनका क्वार्टर सिग्मा कंप्यूटेशन साइकिल था, यानी कि ये एक तरीके से एसेस करते हैं जितने भी जो कंपनीज हैं जिनके वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं उनको असेस करते हैं और साथ ही उन्हें अपने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने की यहाँ पर उन्होंने बात कही है इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के। टाटा टेक की बात करें तो अपने लिस्टिंग के समय से अभी तक जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है वो करीब 40% के करीब का है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसकी वजह से इन दोनों ही शेयरों में कैसी तेजी देखने को मिल रही है, इससे पहले जो शेयर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए उनका क्या हाल है, ये सब कुछ समझाने के लिए मेरे साथ संदीप ग्रोवर सर मौजूद हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। संदीप सर, सबसे पहले आज की इस तेजी की बात करते हैं। इरेडा और टाटा टेक में ये जो तेजी आ रही है इसका आखिर रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि एफएनओ में शामिल हो रहे हैं, जैसे आपने मेंशन किया। अभी एफएनओ सेगमेंट में इनकी एंट्री हो जाएगी 28 फरवरी से, यानी कि मार्च सीरीज़ की जो अगली सीरीज़ शुरू होगी वायदा की, उससे ये दोनों शेयर वायदा बाजार का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। और टाटा टेक में हमने देखा आज 5% तक का उछाल देखने को मिला और इंटरडे में इरेडा के शेयर में आज हमने 3.25% तक का अप मूव बनता हुआ दिखा। इरेडा में कल भी हमने 5% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखी थी, तो उस लिहाज से थोड़ा सा मूव आपको कम नजर आएगा। लेकिन दोनों शेयर ही आप देखेंगे आज इस खबर के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन दोनों की वायदा बाजार में एंट्री होने जा रही है मार्च सीरीज से। बिल्कुल, तो ये है एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से आज हमें इन दोनों ही शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इस तेजी से पहले इनकी गिरावट की भी बात कर लेते हैं संदीप सर, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुके हैं ये दोनों शेयर्स। तो अगर आप उसको कुछ हाईलाइट करना चाहें, क्या डेटा? इनफैक्ट अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट देखेंगे तो उसमें तो आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जिस दिन लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उसी दिन आपको ये भाव दिखा था। 1400 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था, मुझे याद है 500 रुपये का इशू प्राइस था। तो ज़बरदस्त गेन से स्टॉक में बनते होते, ऑलमोस्ट 3 गुना ये स्टॉक हो गया था अपने इशू प्राइस से। और अभी भी आप देखेंगे तो 700 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन 1400 रुपये से लेकर जो 744 और इनफैक्ट 711 रुपये 20 पैसे का 52 वीक लो जो आप देख पा रहे हैं, उससे ज़्यादा दूर अभी भी नहीं है। ये रिसेंटली इसने टच किया है। तो 1400 से लेकर 744 का सफ़र आप देखेंगे तो 46.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 47% स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। वो क्लोजिंग लेवल्स नहीं है 1400 रुपये, वो इंट्राडे में हिट हुए थे। तो ऑल टाइम हाई जो इसने छुआ है वहाँ से स्टॉक का 47% करेक्ट हो चुका है। ये मौजूदा लेवल से मैं बता रहा हूँ, 52 वीक लो लेवल से नहीं। और इसी तरह से आप इरेडा देखेंगे 310 रुपये का इसमें हमने हाई बनता हुआ दिखा था। इसका भी इशू प्राइस 32 रुपये था। 10 टाइम्स ये ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद इसमें करेक्शन शुरू हुई। 172 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है और 121 के आसपास तक इसका 52 वीक लो हमने देखा था। तो लोअर लेवल से ऑलरेडी ठीक ठाक रिकवर हो चुका है। लेकिन फिर भी जो 310 से अगर आप 172 का सफ़र देखेंगे वो भी आपको 44% का फॉल नजर आएगा। तो दोनों ही शेयर ठीक ठाक करेक्ट हो चुके हैं। इनमें ट्रेडर्स का, रिटेल निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा, जो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, शायद यही कारण है कि वॉल्यूम एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जो कि एफएनओ शेयरों में सेगमेंट में किसी भी शेयर को शामिल करने के लिए एनएससी फॉलो करता है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का क्राइटेरिया होते हैं जो एनएससी फॉलो करता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टॉक अब शामिल होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो हमने ये भी समझ लिया कि आखिर कि जो तेजी आई उसकी वजह क्या है और इसके बाद जो गिरावट रही इन दोनों ही शेयरों में वो भी हमने समझा। लेकिन संदीप सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। पुराना जो हम हाल देख रहे हैं एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो शेयर्स शामिल हुए उनके परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज तो ये दोनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये 28 फरवरी को जब ये इंक्लूड हो जाएंगे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उसके बाद से क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, इसको समझने के लिए आई थिंक हमें पुराने परफॉर्मेंसेस को भी जानना होगा। तो सर, कैसी परफॉर्मेंस रही है पिछले साल एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो शामिल हुए शेयर? इतिहास ये बताता है कि जो एफएनओ में आता है ना उसके लिए मामला सही नहीं रहता, बिगड़ जाती है स्थिति वहीं से। इनफैक्ट हमारे पास 2 इंस्टेंस हैं जब एफएनओ में शेयरों को ऐड किया गया था। सबसे रिसेंट 31 जनवरी की बात है। फरवरी सीरीज की जब शुरुआत हुई तब से ही अगर आप देखेंगे तो 4 शेयरों को शामिल किया गया था। उन 4 शेयरों को अगर आप देखेंगे, चारों शेयरों में आपको गिरावट नजर आएगी। यानी कि 31 जनवरी को अगर वो शामिल हुए एफएनओ सेगमेंट में, तो हमने 30 जनवरी जब वो बंद हुए एफएनओ में शामिल होने से जस्ट पहले, जो 30 जनवरी की क्लोजिंग
और अब का जो भाव है, जो करंट मार्केट प्राइस है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2.2 से 14% का फॉल आपको नजर आएगा। ये आपको आंकड़े दिख भी जाएंगे सामने चलते हुए कि किस तरह से ये चारों स्टॉक्स जो हैं उनमें आपने गिरावट बनती हुई दिखी है। मैं चारों स्टॉक्स के नाम भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो स्टॉक्स है। टोरेंट पावर था, एनबीसीसी, सोलार इंडस्ट्रीज और फिनिक्स मिल्स। इसमें इनफैक्ट 2 स्टॉक और भी थे, कैस्ट्रॉल और ग्लैंड फार्मा, बाद में उनको हटा दिया गया। पहले 6 स्टॉक्स शामिल होने वाले थे, तो ये 4 स्टॉक्स हैं, इनमें हमने 2.25 से 14% तक का फॉल देखा। ये है रिसेंट इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंस यानी कि जो पिछली सीरीज की बात है। अब उससे पहले नवंबर में ऐसा हुआ था, 29 नवंबर, यानी कि जब दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई थी तो 45 शेयर ऐड हुए थे। 45 शेयरों में से 29 नवंबर को वो शामिल हुए थे। 28 नवंबर की क्लोजिंग से अब तक का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो आंकड़े शायद आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नजर आएंगे। 45 में से 43 शेयर नीचे हैं। आप बिलीव करेंगे, 45 शेयर शामिल हुए थे, उसमें से जब से वो शामिल हुए हैं जिस भाव से, उसके बाद से आप देखेंगे तो 43 शेयर आपको नीचे ही नजर आएंगे। और उसमें भी आप देखिए 2 स्टॉक केवल ऐसे हैं, बीएसई और मैक्स हेल्थ केयर, जो कि पॉजिटिव आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। बीएसई में आपको प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एनएसई के वैल्यूएशन वाला जो मामला है पूरा, उस वजह से 27.5% ऊपर है वहाँ से, और करीब 5.25% ऊपर आपको मैक्स हेल्थ केयर नजर आएगा। लेकिन बाकी आंकड़े आप देखिए, 43 में से जो 43 शेयर गिरे हैं 45 में से, उन 43 में से 21 शेयर ऐसे हैं जिनमें 20% से ज़्यादा की गिरावट है। यानी कि ऑलमोस्ट आधे शेयर ऐसे हैं जो 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, और 43 में से केवल 9 शेयर ऐसे हैं जिनमें गिरावट 10% से कम है। यानी कि 34 शेयर ऐसे हैं, अगर आप 43 में से देखें, जिनमें 10% से ज़्यादा का फॉल है। तो नवंबर से लेकर जब से ये एफएनओ में एंटर हुए हैं, उन 45 में से 43 शेयर गिरे हैं, और 43 में से 34 शेयर ऐसे जिनमें 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। केवल 9 शेयर ऐसे हैं जिनमें फॉल जो है वो 10% से कम का है। तो इतिहास और जो आंकड़े हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि जब एफएनओ में एंट्री हो जाती है किसी भी शेयर की, 95% से ज़्यादा संभावना यही है। पिछले 2 इंस्टेंस तो यही बताते हैं कि 95% से ज़्यादा संभावना यही है कि इन शेयरों की पिटाई होती है। और उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, क्योंकि जिन एनालिस्ट से हमारी बात होती है, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं डिफरेंट शोज़ में हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो यही कहते हैं कि होता है क्या, जब कोई स्टॉक कैश सेगमेंट में होता है तो कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने की आपके पास हालांकि पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आपको इंटरडे में ही कवर करना होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउड नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आपने दिन में कोई इंटरडे में शॉर्ट पोजीशन ली तो आपको एंड ऑफ द डे उसे कवर करके जाना होता है, वरना फिर वो ऑक्शन में जाता है, वो जो प्रोसेस है दोनों एक्सचेंजेस का। तो उस लिहाज से जब आप कोई भी शेयर एफएनओ में आ जाता है तो फिर वो शॉर्ट करने वाली जो सेल साइड की जो पोजीशंस हैं, पुट ऑप्शंस वाले जो मामला है, वो भी खुल जाता है। तो शॉर्ट करने के जो आइडियाज हैं, शॉर्ट सेलिंग वाले लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो दोनों तरफ से बाजार में मिलती है। और आपको पता ही है कि अगर तेजी करने वाले लोग पूरे साल या फिर 300 दिन पैसा बनाते हैं या 340 दिन पैसा बनाते हैं, तो बेचने वाले जो मंदी करने वाले लोग कहते हैं वो 20-25 दिन में पूरे साल का पैसा बनाते हैं। इनफैक्ट मैं हो सकता है नंबर ज़्यादा बड़ा बोल दे, 20-25 दिन का, लोग तो कहते हैं 5 से 10 दिन में ही पूरे साल का पैसा बना लेते हैं, जिनको मंदी करनी आती है, जो शॉर्ट सेलिंग करना समझते हैं, जो इस चीज़ में महारत हासिल है जिनको। क्योंकि हर कोई ये सोचता है मैंने 100 पे लिया, ऊपर 150 बेच दूंगा, मेरा 50% बच जाएगा। किसी को भी 200 पे बेच के नीचे 150 पे कवर करना नहीं आता, क्योंकि व्यू ही नहीं है वो वाला, नीचे लेना ऊपर बेचना, यही हर किसी को आता है। ये मेंटेलिटी है, ये साइकी है हमारे जितने भी ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, 99% लोगों की यही साइकी है, नीचे लेना ऊपर बेचना, यही स्टॉक मार्केट में कमाने का तरीका है। वो जो 1% और 20 दिन काम करते हैं, वो पूरे साल का पैसा 10 या 20 दिनों में कमा लेते हैं। बिल्कुल। तो संदीप सर, मतलब आपने एक ओवरव्यू तो दे ही दिया कि इन दोनों शेयरों से जो उम्मीद लगा रहे हैं और ट्रेडर्स हमारे, उनको क्या कुछ, मतलब एक जैसे शेयर मार्केट के लिए कहते भी हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अब पुराना डेटा आपके सामने है, आने वाला जो चीज़ें हैं, जो शेयर जो इंक्लूड होने वाले हैं वो भी आपके सामने है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, लेकिन हाँ, उससे पहले इन दोनों शेयरों में क्या करना है ये भी हम जानना चाहेंगे सर। तो क्या कुछ राय है सर इरेडा और टाटा टेक को लेकर? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों शेयरों में कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड है। इसीलिए ये डेटा आपके सामने पहले रखा है कि कितनी पिटाई इनकी हो चुकी है, हाई लेवल से बहुत करेक्ट हो चुके हैं। 1400 वाला 750 आ गया, 310 वाला आपके सामने 170 के आसपास खड़ा है। तो उस लिहाज से एक ओवरसोल्ड या फिर एक जो बाउंस बैक की गुंजाइश है इनमें, वो आपको फिलहाल नजर आती है। दो एक्सपर्ट से हमारी बातचीत आज सुबह ही, इनफैक्ट पुनीत मदान जी हमारे साथ मौजूद थे ओपनिंग बज में। उनका ये कहना था, पहले मैं आपको इरडा के लेवल्स बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इरडा की जहाँ तक बात है तो 158-160 से इसमें खरीदारी शुरू हुई थी। इनफैक्ट 120-21 इसका 52 वीक लो था, वहीं से बाउंस बैक करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 158-160 से चलता हुआ आ रहा है शेयर, 187-188 तक जा सकता है। तो उनके लिहाज से 172 अभी खड़ा ही है, तो उस लिहाज से ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं है। यानी कि आपके पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है कि अपसाइड कम है तो नीचे खोने में ज़्यादा है, डाउनसाइड ज़्यादा की गुंजाइश उनको नज़र आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए
जो अपसाइड की या फिर ट्रेड की जो गुंजाइश है इसमें कम नजर आती है। अंशुल जैन जी से हमने बात करी, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। वो कह रहे हैं कि 181.50 जब इसमें पार हो जाए तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए, एक ब्रेकआउट जोन होगा उसके लिए स्टॉक के लिए, तो फिर उस केस में ये स्टॉक 240 रुपए तक जा सकता है। 181.50 पार होने के बाद अगर आप खरीदते हैं 240 की उम्मीद में, तो उस समय आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 165 का। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे है, लेकिन 181.50 पार होने के बाद इसमें खरीदारी करें तब ये स्टॉक 240 रुपए तक जा सकता है। अब रही बात टाटा टेक्नोलॉजीज की। टाटा टेक्नोलॉजीज में दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाउंस बैक तो लाइकली है, ड्यू है। क्यों है? क्योंकि नंबर्स बता ही रहे हैं कि ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें हाई लेवल से हो चुका है। तो पुनीत मदान जी का कहना है कि इसमें बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन 810 पार होने का वेट कीजिए। यानी कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो 810 के ऊपर जाने दीजिए। अभी 750 के आसपास है, 810 पार हो जाए फिर आप इसमें खरीदारी करें, बड़ी इसमें अप बनती हुई नजर आ सकती है। अंशुल जैन जी भी यही कह रहे हैं कि बाउंस बैक तो ड्यू है, क्योंकि ओवरसोल्ड है। जब आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो ऐसे करके ऊपर आता है, तो वो एक जो अप मूव आने वाला है या फिर जो बाउंस बैक आने वाला है वो बड़ा अप मूव हो सकता है। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप पहले से ही बाइंग करके चल सकते हैं, प्रीएम्प्टिव बाइंग कीजिए इसमें। और टाटा का नाम तो है ही है, ब्रांड भी अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि पेडिग्री कैसी होती है किसी भी स्टॉक की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक आपको 850 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी खरीद लीजिए तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 710 रुपये के आसपास का होगा। यानी कि 745-750 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो नीचे आपको 40 रुपये की गुंजाइश लेकर चलनी पड़ेगी। लेकिन अपसाइड भी इसमें काफ़ी अच्छी है, 850 रुपये तक की देखने को मिल सकती है। तो टाटा टेक ज़्यादा ओवरसोल्ड है, यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश ज़्यादा, दोनों एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। इरेडा की जहाँ तक बात है तो पुनीत मदान जी कह रहे हैं कि अपसाइड की गुंजाइश कम है, लेकिन अंशुल जैन जी कहते हैं कि अगर 181.50 यहाँ पे पार हो गया फिर ये स्टॉक 240 रुपये तक भी जा सकता है। बिल्कुल। तो इरेडा को लेकर के जैसा कि आपने सुना कि पुनीत जी की जो राय है वो आप जो सपोर्ट लेवल्स हैं वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, और साथ ही जो रेजिस्टेंस जहाँ पर बन रहा है 187 188 के आसपास तक, वहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इरेडा में अंशुल जी की भी कुछ इसी तरह की राय है कि आप रेजिस्टेंस लेवल जो है पहले उसका टूटने का आप इंतजार करें, वहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको ऊपर के और लेवल देख सकते हैं। और टाटा टेक में जैसा कि संदीप सर ने बताया कि दोनों ही जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी राय यहाँ पर बाउंस बैक की ही बन रही है, और यहाँ पे अच्छे टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी पूरी डिस्कशन, आपको हमने सारी चीज़ें बताई कि आखिर टाटा टेक और इरेडा के शेयरों में क्यों आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाले जो शेयर्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है, और आप आने वाले समय में इन दोनों ही शेयरों से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कुछ इसमें हमें एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही हम आपसे मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें मनी 9। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।